Hello students, from this video onwards we are going to start off with a new topic that is called as capacitors. Okay. Now capacitor ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है. नॉर्मली आपका अगर जो एसी खराब हो जाता है तो कई बार वो एसी रिपेयर वाले कहते हैं कि अरे कैपेसिटर उड़ गया होगा, या फैन की स्पीड सडनली बहुत स्लो हो जाती है तो आप जो भी रिपेयरिंग करने आता है, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो आपको क्या कहता है, सर कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा. So basically capacitor is a very common device which is used in many many electrical devices. Okay, बहुत सारे जगहों पे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को यूज किया जाता है. Okay, so let's try to understand what is capacitor. What do you mean by capacity of a capacitor? Okay. What does capacitor exactly do? And basically capacitors का यूज कहाँ पे होता है? मोरेवर जैसे रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट होता है, किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है. सो रेजिस्टर इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वैसे ही कैपेसिटर इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ओके फाइन. So let's start off with capacitor now. Now let's try to understand what is capacity. Okay. So मान लो ये ऐसे एक आपके पास कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर पे आप चार्जेस ऐड कर रहे हो. आपको पता है कंडक्टर के केस में क्या होता है, चार्जेस जो होता है, चार्जेस वो हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होता है. ओके, फ्री चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ओके फाइन. नाउ हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, मान लो यू हैव अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप. सो नियर दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. करेक्ट. या हम लोग मानते हैं कि यू हैव एयर अराउंड इट, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर. ये कंडक्टर के पास वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इतनी होती है. ओके. नाउ इफ यू हैव अ कंडक्टर विच हैज गॉट दिस शेप, मान लो ऐसा कुछ शेप है. ओके. नाउ इस पे आप फ्री चार्जेस ऐड कर रहे हो. सो व्हाट यू वुड रियलाइज इज कंडक्टर का जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इन इक्विपोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, इट इज इक्विपोटेंशियल. ओके. ना हर एक पॉइंट पे कंडक्टर के पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है. इसी वजह से चार्जेस जो होता है वो स्टेशनरी होता है. मान लो एक जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होता, दूसरे जगह पे पोटेंशियल कम होता, तो चार्जेस फ्लो होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होता. सो इन द केस ऑफ capacitors, in the case of any conductor, when you put the charges will reside on the surface of the conductor, and the surface of the conductor will behave like an equipotential surface. Okay. Now in every region, मतलब किसी भी रीजन के अंदर अगर जो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी is not same everywhere. ये ना हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे तब हम लोगों ने ये चीज प्रूव की थी. दो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर. सी पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट मीन आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है दैट इज सेम एवरीवेयर. हमने ये देखा था सिग्मा इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, where r is basically radius of curvature of that part. Radius of curvature. So basically I can say sigma जो है, the sigma is inversely proportional to r. So जहां पे radius of curvature आपका ज्यादा होगा वहां पे surface charge density कम होगी, and जहां पे radius of curvature कम होगा वहां पे surface charge density would be more. So I can say if radius of curvature is less, then surface charge density is more. अब radius of curvature कम कहाँ पे होती है? अब देखो, if you look at this region, यहाँ पे अगर जो आप एक सर्कल कंप्लीट करोगे तो ये बहुत ही छोटा सा सर्कल होगा, एंड इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो बहुत कम होगा. तो आई कैन से जहां पे भी शार्प एजेस है वहां पे उन शार्प एजेस के अराउंड radius of curvature would be very small. So therefore near
sharp edges, radius of curvature is very small. Is very small. ठीक है. Now if your radius of curvature is very small, तो what will happen next is, okay, यहाँ पे हम लोग है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा. सो देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज एक्सट्रीमली हाई. अब अगर जो आपका सिग्मा बहुत ज्यादा है तो आपको पता है कि इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब अगर जो आपका सिग्मा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगी. सो लेट मी राइट, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर sharp edges, therefore the value of electric field near sharp edges will be extremely high. ठीक है. नाउ अब ये वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या हो सकता है. ओके, ये ऐसा है, मान लो ये आपका कंडक्टर है, आपको पता ही है कि इस रीजन में यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस. ओके फाइन. ना यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बहुत ज्यादा होगी. सो लेट्स से इफ यू हैव एयर ओवर हियर, एयर जो है हमें पता है एयर इज अ बैड कंडक्टर, ओके. मान लो एयर इज नथिंग बट मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो आप एक अगर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर होता है. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर लोकेटेड एट सेम, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर जो होता है वो सेम होता है. ओके, वो सेम जगह पे होता है. हाँ, यहाँ पे when you have very large amount of charges, what would happen is, okay, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होगी. हमने ये कहा कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर शार्प एजेस विल बी एक्सट्रीमली हाई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी हाई. ना इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इस तरह का एक मॉलिक्यूल रखोगे तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे. सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो आपका पहले मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, it will get polarized. It gets polarized. Now when it gets polarized, this is what will happen. Negative charges will be on this side, positive charges will be on this side. Okay. Now आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो और स्ट्रॉन्ग करते हैं, इफ यू ऐड मोर अमाउंट ऑफ चार्जेस ओवर हियर, आप और चार्जेस ऐड करोगे तो इस रीजन में भी चार्जेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे एंड इस रीजन में अगर जो आपके चार्जेस और इंक्रीज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो नेगेटिव एंड ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम, इट ब्रेक्स डाउन. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव चार्जेस को और ये साइड पे पुश करेगी और नेगेटिव चार्जेस को ये साइड पे पुश करेगी एंड इवेंचुअली ये जो मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस है अभी बाउंड है, दे आर नॉट फ्री, दे आर फिक्स्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल. ये चार्जेस ऐसे फ्री हो जाएंगे. ये जैसे ही फ्री हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन इज these negative charges they will come out, these positive charges they will come out, they will be free to move and ये जो आपका एयर पहले बैड कंडक्टर था, now air will become a good conductor. इसी को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, राइट. दिस इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ओके, सो व्हेन यू हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर पे आप कितना चार्ज ऐड कर सकते हो
ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। अब सराउंडिंग मीडियम अगर जो आपका एयर है, ओके, एयर में अगर जो ये इस तरह से एयर का पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट के बाद ऐड करोगे तो ये जो आपका एयर है, एयर विल अंडरगो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड ओके द इलेक्ट्रिक फील्ड okay necessary to cause dielectric breakdown is called dielectric strength of medium. ओके, सो नाउ बेसिकली यू कैन सी दैट कि आप मैक्सिमम चार्ज कितना डाल सकते हो विल डिपेंड अपॉन द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, करेक्ट? ओके, नाउ जो हम लोग जो कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो दैट कैपेसिटी इज बेसिकली ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट कि आप इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी पुट ऑन द कंडक्टर। मैं वो नहीं कह रहा, मैं बस वो कह रहा हूं कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इट कैन होल्ड। ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है ताकि आपका जो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक है वो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो। ओके, सो नाउ आई कैन सी दैट अब इसी से हमें रियलाइज होता है कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन, शार्प एजेस ना हो तो आप उस पर ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज डाल सकते हो क्योंकि जितने शार्प एजेस होंगे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। सो फर्स्ट वन इज शेप ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज, मैंने आपको ये बताया ना कि डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक है या ये जो मीडियम है वो मीडियम कौन से मटेरियल से बना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मटेरियल चेंज होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा एंड जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए या इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट विल चेंज। सो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच इट इज केप्ट, मीडियम दैट इज सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, सो ये दो फैक्टर्स जो है, ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज बेसिकली द शेप ऑफ द कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज द सराउंडिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ कैपेसिटर? यू विल स्टिल नॉट कॉल दिस एज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। सो व्हेन आई टॉक ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर is a device to store electrical energy. Now ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? सो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लेट्स से इफ यू हैव अ स्फीयर, ओके, इस पे यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज, मेटालिक स्फीयर है, इस पे यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हेन यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एंड ये जो फील्ड लाइन्स है ये इन्फिनिटी तक स्ट्रेच होंगी। दीज फील्ड लाइन्स विल गो टिल इन्फिनिटी, राइट? अच्छा, नाउ जिस भी रीजन से कोई मीडियम है मान लो एंड उस मीडियम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है तो आपको पता ही है कि उस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी is stored, correct? ना ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो बेसिकली इन चार्जेस के वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाती है क्योंकि ये चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है एंड बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक स्ट्रेच होती है। तो बेसिकली जो भी इसके वजह से एनर्जी है वो यहां से लेके इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ओके, अच्छा, now if you compare this with this scenario,
You again have a metallic sphere and you have a metallic shell. Now ये जो metallic shell है, ओके, हाँ, इस मेटालिक शेल के वजह से क्या होगा, सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है तो हमें पता ही है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और इंड्यूस हो जाता है। नाउ इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सो इफ दिस चार्ज इज प्लस क्यू, this has to be minus q, this will be plus q, okay, so इसके वजह से जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे टर्मिनेट होंगी, क्योंकि हमें पता है कि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं सकती, ये ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट ओवर हियर। सो इसके वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इनर स्फीयर पे है, ओके, इसके वजह से जो भी सारी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बस इसी रीजन में स्टोर्ड होगी, ओके। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके जो आउटर सरफेस पे, शेल के जो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, वहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी ये बाहर तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो वापस क्या हुआ, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है रादर, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज सराउंडेड इन द एंटायर रीजन एक्सटेंडिंग टिल इंफिनिटी। तो अगर जो आप एनर्जी डेंसिटी की बात करो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपका वॉल्यूम अब बहुत ज्यादा, ये जो एनर्जी है बहुत ज्यादा वॉल्यूम तक एक्सटेंड हो रही है, आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आपकी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है दैट विल बी रिलेटिवली लेस, ओके। एंड मोर एवर ये जो एनर्जी है ये किसी एक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ना, मान लो एनर्जी किसी एक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो तो आप उस एनर्जी का यूज भी कर सकते हो। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, तो इन्फिनिटी तक अगर जो एक्सटेंड हो रही है तो आप वो सारी एनर्जी का यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर जो आपको उस एनर्जी का यूज करना है तो आइडियली जो भी एनर्जी है वो एक फाइनाइट रीजन में कन्फाइंड होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पे इतने ही रीजन में ये कन्फाइंड है। नाउ अगर जो फाइनाइट रीजन में कन्फाइन करना हो तो आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, तो कन्फाइन दिस एनर्जी, आपको अगर जो उस एनर्जी को एक फाइनाइट रीजन के अंदर ट्रैप करना हो, रोक देना हो, तो आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, सेटअप ऐसा कुछ होना चाहिए ना। ये मान लो मेटल स्फीयर है जिसपे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके, एंड ओके, दिस इज योर शेल। अगर जो इस शेल पे यहां पे आप नेगेटिव चार्जेस डाल देते हो, आप इंड्यूस मत करो, यू एक्सटर्नली पुट नेगेटिव चार्जेस, इक्वल नेगेटिव चार्जेस, एंड देयर आर पॉजिटिव चार्जेस ओवर हियर। हाँ, हम लोगों ने ये भी पढ़ा प्लस क्यू, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, अब दोनों पे, इस पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ये इनर सरफेस पे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये इक्वल है, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इक्वल होंगी। सी पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होती है, एंड नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट होती है। नाउ यहां से कितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे विल डिपेंड अपॉन द चार्ज विच इज प्लस क्यू। यहां पे कितनी फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस क्यू। यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड इज सेम। अगर जो मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब क्या होगा इस केस में, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating from positive charges
is equal to number of filled lines terminating on negative charges. Okay, now number of filled lines terminating on negative charges. तो बेसिकली यहां से जितने भी फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे टर्मिनेट होंगे. तो अब अगर जो सारे के सारे यहाँ पे टर्मिनेट होंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई फील्ड लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट होके और बाहर जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जितनी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उतनी सारी फील्ड लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है. अगर जो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता तो सम ऑफ द फील्ड लाइन्स वुड हैव गॉन आउट. But because number of positive charges and number of negative charges or the magnitude is equal, number of filled lines which are originating from here will be equal to number of filled lines which are terminating over here. तो which means electric filled lines जो है बस वो इसी region में है. तो अब filled lines अगर जो इसी region में है तो I can say that electrostatic energy is only located. Electrostatic energy is confined between the sphere and the shell. Okay, so electrostatic energy is confined between the sphere and the shell. तो आपकी जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बस इसी रीजन में कन्फाइंड होगी. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, ये इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस है. तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो यहीं पे कन्फाइंड होगी इस रीजन में. बिकॉज नाउ फील्ड लाइन्स आर नॉट एक्सटेंडिंग टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक नहीं जा रहे ना, वो फील्ड लाइन्स जो है वो यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है. सो अब अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कन्फाइंड इन दिस रीजन यू कैन यूज दिस, ये सारी की सारी एनर्जी इज यूजेबल, राइट. यू कैन क्रिएट अ डिवाइस एंड उस डिवाइस को इस तरह से वो आप क्रिएट कर सकते हो कि वो यहाँ की एनर्जी यूज कर पाए. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कैपेसिटर. ओके, किसी भी कैपेसिटर को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो? सो यू हैव टू कंडक्टर्स, टू पीसेस. ओके, एक पे यू हैव प्लस चार्ज, दूसरे पे यू हैव माइनस चार्ज. एंड क्या होता है यहाँ पे कि यहां से जो भी फील्ड लाइन्स है वो यहाँ पे टर्मिनेट होंगी, तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो बीच वाले रीजन में स्टोर्ड होती है. Okay, so now I can define a capacitor. Capacitor is constructed using two metal or conductor pieces. Conductor pieces having equal and opposite charges. Okay, now let's say this is a metal plate, this is another metal plate. Okay, दोनों infinitely large है, they are very very large. So I can say, अच्छा, separation between the two plates, let me write it as D. So let me write down the area of the plates is extremely large as compared to the separation between the plates. The plates as compared to the separation between the plates. ठीक है? ओके, ना हम लोगों ने देखा हुआ है कि मान लो आप इस प्लेट पे चार्ज पुट करो प्लस क्यू एंड यू पुट चार्ज माइनस क्यू ऑन दिस प्लेट. ओके,
नाउ जो आउटर सरफेसेस है, आउटर सरफेसेस पे चार्ज कितना होता है, आप टोटल चार्ज को डिवाइड बाय 2 करते हो, सो योर टोटल चार्ज इज प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस प्लेट विल हैव 0 चार्ज and this plate will also have 0 charge, right? क्योंकि टोटल चार्ज मिला के 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। ना आपको पता है कि इस प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज 0 है, तो इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी प्लस क्यू। ओके, एंड आपको पता है कि फेसिंग सरफेसेस जो होता है, सरफेसेस विच आर फेसिंग ईच अदर, दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। If this has plus q, this will have a charge of minus q, ठीक है। ओके, सो एंड वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज 0 है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू प्लेट्स विच आर केप्ट वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके, एंड इन दोनों पे आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर जो ऐड करो, तो चार्जेस जो है वो बस फेसिंग सरफेसेस पे ही आ जाएंगे, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 0। सो सच टाइप ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि कैपेसिटर जो हो हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो वो जरूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो हैव अ कैपेसिटर विच इज ऑफ दिस टाइप, यू हैव अ स्फीयर विच इज कवर्ड बाय अ शेल, ओके। यू कैन ऑल्सो हैव अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा होगा कि यू विल हैव अ मेटल सिलेंडर, ठीक है, एंड दिस मेटल सिलेंडर इट इज सराउंडेड बाय a hollow cylinder, okay, this is hollow metallic cylinder, and this is solid metallic cylinder, ठीक है, ओके। सो ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होता है। देयर इज थिंग इज कि अब तक हम लोगों ने कैपेसिटर या कैपेसिटी को डिफाइन नहीं किया। हाउ डू यू डिफाइन अ कैपेसिटी? ओके, सो इट इज डिफाइंड एज, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। आप मैक्सिमम कितने चार्जेस यहाँ पे पुट कर सकते हो, आपको बस ये इंश्योर करना है कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, ओके। देयर शुड नॉट बी एनी डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो जो आप चार्ज पुट करोगे, आप जैसे जैसे चार्जेस बढ़ाते जाओगे, आपको पता है कि यहाँ पे जो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, ओके। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, इस रीजन में अगर जो इफ यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्म। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज potential difference divided by distance d. So I can also write this as E is directly proportional to V, so which is directly proportional to V. So I can write Q is directly proportional to V. Okay, so the charge on the plates or the charge on the capacitor is directly proportional to the potential difference. Okay, so I can, if I have to remove proportionality sign, I have to put a constant. That constant is V, and this constant is called capacitance. So किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, that capacitance is equal to the charge on the capacitor. See, total charge is 0, plus Q minus Q, total charge is 0. But आप total charge consider ही नहीं करते, आप बस वो देखते हो कि एक प्लेट पे कितना चार्ज है, सो दैट इज क्यू
divided by the potential difference between the two plates, V plus minus V minus. Okay, so capacitance is defined as charge divided by charge on the capacitor divided by the potential difference of the capacitor. This is denominator is potential difference. So short में हम लोग Q by V लिखते हैं, ठीक है. C के जो यूनिट्स होते हैं इट इज कूलम पर वोल्ट, जिसके लिए हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फैरेड, दैट इज F. नाउ फैरेड इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट. इतना बड़ा यूनिट नॉर्मली जो हम लोग कैपेसिटर्स यूज करते हैं वो माइक्रो फैरेड्स वाले होते हैं या नैनो फैरेड्स वाले होते हैं. तो द नॉर्मली द यूनिट यूज्ड विल बी माइक्रोफैरेड और नैनोफैरेड, ठीक है. दिस विल बी द यूनिट यूज्ड गोइंग फॉरवर्ड. माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, नैनो इज 10⁻⁻⁹. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स है इनकी वैल्यू कितनी होती है, उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज व्हाट वी विल फाइंड आउट. ठीक है. ओके, चलो बाय एवरीवन.